नारायण 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 नारायण। कलर फोटो 23 अक्टूबर 2020 को आहा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई ये एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टेड बाय संदीप राज, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। स्टारिंग सुहास एज जय कृष्णा और कन्हैया, चांदनी चौधरी एज दीप्ति, सुनील एज इंस्पेक्टर रामाराजू जिन्होंने दीप्ति के बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले किया है। और इन सब के अलावा फिल्म में दो और मुख्य पात्र है, बाळ येशु और पद्मजा, जो क्रमशः कन्हैया और दीप्ति के मित्र है। अब देखिए ये एक लव स्टोरी है, तो ऑब्वियसली फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है वो लगभग सेम ही है। अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड से आने वाले, यानी अलग अलग आर्थिक और सामाजिक पार्श्वभूमि से आने वाले दो लोगों की ये प्रेम कहानी है। स्वाभाविकतः समाज और परिवार उनके प्रेम का विरोध करता है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है, जिसके बाद में वे परिवार और समाज से लड़ते हैं और फिर आखिर में सैड एंडिंग। लगभग सारी लव स्टोरीज, प्रेम कहानियां ऐसी ही होती है, बस कुछ जगहों पर सैड की जगह हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाती है। पर जब फिल्म मेकर्स को कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज देना होता है, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से जुड़ा हुआ, उस समय वे एंडिंग को सैड ही रखते हैं ताकि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा भावुक किया जा सके। यहाँ भी लव स्टोरी के साथ में काले गोरे का भेदभाव, आर्थिक और सामाजिक पार्श्वभूमि का अलग होना, इन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, खासतौर पर काले गोरे के भेदभाव पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जय कृष्णा और कन्हैया के कैरेक्टर के बारे में। कन्हैया का रंग काला है तो दीप्ति का उसके बिल्कुल अपोजिट। कन्हैया को एक ग्वाले का यानी दूध वाले का बेटा दिखाया है और साथ में ही उनकी थोड़ी सी खेती भी है। कन्हैया अपने पिताजी को हर काम में मदद करता है, रोज सुबह सब जगह पर दूध बांटकर फिर वो कॉलेज में जाता है। यानी कन्हैया का स्वभाव बहुत ही मेहनती, शांत, अपने काम से काम रखने वाला, सीधा साधा और भोला, ऐसा उसका स्वभाव दिखाया है। यहाँ तक कि कॉलेज में उसे कोई परेशान भी करे तो भी वो लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता है। और कन्हैया पढ़ाई में भी ठीक ठाक है। दूसरी तरफ दीप्ति की अगर हम बात करें तो दीप्ति का रंग गोरा है, पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार है, पर फिर भी कन्हैया का निर्मल मन देखकर वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। इसके बाद फिल्म में तीसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है दीप्ति के भाई रामाराजू का, जो फिल्म का विलन है। रामाराजू को फिल्म में बहुत ही साइको दिखाया है। रोज आधे घंटे तक आईने के सामने बैठकर वो तैयार होता है, यानी बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड और बाहरी रूप रंग को ज्यादा महत्व देने वाला इस पात्र को दिखाया है। रामाराजू साथ में ही अपनी पत्नी पर भी बहुत अत्याचार करता है, उसको बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट करता है, उसको मारता भी है। पर जो रामाराजू की पत्नी है, यानी जो दीप्ति की भाभी है, उसे इन सारे अत्याचारों को बिल्कुल चुपचाप सहन करते हुए दिखाया है, जैसे उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, उसे जैसे इन सब अत्याचारों की आदत पड़ गई हो। एक सीन में रामाराजू की पत्नी यानी दीप्ति की भाभी दीप्ति से कहती भी है कि भाई हम औरतों का तो जीवन ऐसा ही होता है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, झगड़े तो होते ही है। कुछ झगड़े डांट खाकर खत्म होते हैं तो कुछ झगड़ों में हमें बेल्ट से मार खानी पड़ती है, पर रात में आखिर सभी पुरुषों को, पतियों को पत्नी की हमारी ज़रूरत पड़ती है। और फिर हमें हमारे पास आने, वो जब रात को हमारे पास आते हैं तो हमें दारू की और सिगरेट की उस बदबू को झेलना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर भारतीय समाज में महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, भारतीय पुरुष कितने अत्याचारी और क्रूर होते हैं, भारत में वैवाहिक बलात्कार कितनी आम बात है, ये सब कुछ हमें इस सीन के जरिए बताने की कोशिश की है। अब रामाराजू का स्वभाव और व्यवहार घर में कैसा है ये तो आपने सुना ही। इसके अलावा रामाराजू को प्यार वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी बहन की शादी किसी बहुत ही अमीर और सुंदर लड़के से करना चाहता है ताकि उसका भविष्य अच्छा हो सके। पर जब रामाराजू को दीप्ति के प्रेम के बारे में पता चलता है कि भाई दीप्ति तो कन्हैया से प्रेम करती है, तो रामाराजू बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कन्हैया को बहुत पीटता है, उसका पाँव तोड़ देता है, उसका मार्कशीट जला देता है, यहाँ तक कि वो कन्हैया की जो प्यारी गौमाता की बछिया होती है, उस बछिया को भी मारकर, उसके मांस को पकाकर वो कन्हैया को ही खिला देता है। यानी दीप्ति के भाई रामाराजू को इतना क्रूर दिखाया है, इतना क्रूर दिखाया है कि भले ही आपको कॉलेज रोमांस पसंद नहीं हो या फिर प्यार की आड़ में जो फुहड़ता होती है वो आपको पसंद नहीं हो, उससे आप इन सब से, कॉलेज रोमांस, प्यार के आड़ में होने वाली फुहड़ता, इससे आप नफरत करते हो, पर फिर भी आप दीप्ति के भाई से हेट करेंगे क्योंकि उसे डायरेक्टली हत्यारा दिखा दिया है और बहुत ही साइको उस कैरेक्टर को दिखाया है। यानी फिल्म की शुरुआत में दीप्ति अपने पिता के अंतिम संस्कार में जो छिछोरी हरकतें करती है, मरने के बाद भी अपने पिता को तक वो ठीक से सम्मान नहीं देती है, उसकी ये हरकत भी आपको शायद ठीक लगने लगती है फिल्म देखते देखते। इस प्रकार से दीप्ति के भाई के कैरेक्टर को लिखा गया है। वैसे दोस्तों सच बताऊं तो आजकल लड़कियों को कन्हैया जैसे सीधे साधे, अपने काम से काम रखने वाले, शांत स्वभाव वाले, गरीब पर मेहनती परिवार से आने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ये कम से कम मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मैंने कॉलेज कैंपस के पास में 5 वर्षों तक कैफ़े चलाया है, पिज़्ज़ा पार्लर चलाया है, और मैंने 1000 से भी ज़्यादा कपल्स देखे हैं, या उससे भी कई ज़्यादा कपल्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जो मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों को ज़्यादातर धर्मा जैसे लड़के, ज़्यादातर मैंने देखा है, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर लड़कियों को धर्मा जैसे लड़के पसंद आते हैं। इस फिल्म में आपने धर्मा का कैरेक्टर देखा ना, जो बहुत स्टाइलिश, मतलब अपने पैसों का बहुत दिखावा करता है, कार में कॉलेज में आता है,
इस प्रकार के जो छिचोरी हरकत करने वाले, बहुत बाहर से स्टाइलिश वगैरह रहने वाले, ऐसे जो लड़के होते हैं ना, वो ज़्यादातर फेमस होते हैं कॉलेज में। और ऐसे लड़कों की एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स भी होती है और उन लड़कियों को भी पता होता है कि भाई इसकी और भी लड़कियों गर्लफ्रेंड है, ये रिलेशनशिप में है, पर फिर भी रहते हैं रिलेशनशिप में उसके साथ में। तो मैंने ज़्यादातर देखा है भी ये जो कॉलेज रोमांस वगैरह ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो बस पैसों के लिए और शारीरिक सुख उसके पीछे का ज़्यादातर उद्देश्य होता है। यहाँ पर कन्हैया और दीप्ति जैसा ईमानदारी से प्रेम करने वाला तो शायद ही बहुत कम हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। पेरेंट्स को बच्चों के दुश्मन थोड़ी ना होते हैं। अगर लड़के या लड़कियाँ चाहे कोई भी हो, वो अगर सच में सीधे साधे, मेहनती, ईमानदार, संस्कारी ऐसे लाइफ पार्टनर अगर चुनने लग जाए तो भाई पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम होगी। पर ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है और इसी वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। और मैं अगर गाँव की बात बताऊँ ना, मैंने गांव में जो देखा है, पेरेंट्स को वो ज़्यादा कलर वगैरह इन बातों में ध्यान देते ही नहीं हैं। वो तो लड़कियों की ज़्यादातर ये मांग होती है कि भाई हमें तो गोरा ही लड़का चाहिए, सुंदर ही लड़का चाहिए और किसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक अलग से उसका फ्लैट होना चाहिए, जॉइंट फैमिली हमें नहीं चाहिए। इतनी बड़ी उनकी लिस्ट होती है मांग की, भाई ऐसा ये सब चाहिए तभी हम शादी करेंगे। ज़्यादातर लड़कियों की ये मांग होती है। पेरेंट्स को तो यार गांव में रहने वाले वो खुद ही अपने कभी बाहरी रूप रंग पर वो ध्यान नहीं देते, जो आया वो पहन लिया, कभी क्रीम वगैरह लगाना, फेशियल वगैरह करना, ये सब ढोंग और नौटंकी गाँव में नहीं होती है। पेरेंट्स को कोई मतलब भी नहीं होता यार, वो तो बस एक अच्छा, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो ये चाहते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के या लड़कों की ही ये ज़्यादातर बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाओं की लिस्ट होती है। ये ज़मीनी सच्चाई है। बाकी तो आप फिल्मों में इमोशनल करने के लिए कुछ भी दिखा दो। यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कई सारे लड़के जो दिखने में बहुत सुंदर है, गोरे हैं, पर फिर भी उनकी काफ़ी लंबे समय तक शादी नहीं हो पाती। लड़कियाँ उनको मना कर देती है कई सारी। क्यों? क्योंकि वो खेती करते हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, इस वजह से शादी नहीं हो पाती। क्योंकि लड़कियों की अपेक्षाओं की लिस्ट कुछ और ही होती है। क्योंकि भाई शहर में रहने वाला चाहिए, फ्लैट चाहिए, नौकरी ही चाहिए, किसान नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। रही बात अगर काले गोरे के भेदभाव की, तो देखिए बिल्कुल ये सच्चाई है कि भारत आज स्वतंत्र ज़रूर हो गया है, पर फिर भी आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो वही गुलामी वाली मानसिकता रखते हैं, गोरों की गुलामी वाली मानसिकता। और वो भूल जाते हैं कि भाई हमारे जितने भी देवी देवता है सबका श्याम वर्ण, नीले रंग में, काले रंग में ही दिखाया गया है। चाहे भगवान शिव जी ले लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विट्ठल, भगवान जगन्नाथ जी, जितने भी हमारे देवी देवता है सबको श्याम वर्ण या काले रंग में ही दिखाया गया है। यानी श्याम वर्ण, काले रंग को हमारे देश में बहुत पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार मद्रास लॉ कॉलेज के हॉस्टल में रुके थे और वहां पर उन्होंने छात्रों से एक प्रश्न पूछा था कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको श्याम वर्ण या फिर काले रंग में या नीले रंग में क्यों दिखाया जाता है। तब कई सारे छात्रों ने अलग अलग उत्तर दिए थे, पर स्वामी जी संतुष्ट नहीं हो पाए थे उनके उत्तरों से। पर उसके बाद में एक छात्र ने उत्तर दिया कि जो श्याम वर्ण होता है, नीला रंग होता है, काला रंग होता है, वो व्यापकता का प्रतीक होता है। इसी वजह से आप समुद्र को देख लीजिए दिन में या आकाश को देख लीजिए, बिल्कुल नीला रंग उनका व्यापकता का नीले रंग में हमें दिखाई देता है। ये रात के समय वो काला रंग हमें दिखाई देता है, तो वो व्यापकता का प्रतीक है। और इसी वजह से ईश्वर भी शाश्वत और व्यापक होते हैं। इस वजह से उन्हें श्याम वर्ण में या काले रंग में या फिर नीले रंग में दिखाया जाता है। तो ये तो बहुत पवित्र माना गया है काले रंग को, श्याम वर्ण को। ये तो हमारे 200 वर्षों की जो गुलामी है और उसके पहले की भी जो गुलामी का पूरा हमारा इतिहास रहा है 1000 वर्षों का, इस वजह से हम अपने ही इतिहास से दूर हो गए, हम अपने ही इतिहास को भूलते चले गए। और जिस छात्र ने स्वामी विवेकानंद जी को ये उत्तर दिया था, वे छात्र थे भारत रत्न सी राजगोपालाचारी जी। बहुत ही महान व्यक्तिमत्व, ईश्वर के असीम भक्त, और भारत के लास्ट गवर्नर जनरल वे रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी वे रहे, और उन्होंने ही तमिलनाडु में हिंदी को कंपलसरी किया था। पर उनके बाद में फिर वहाँ पर द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत हुई और हिंदी का विरोध वहाँ पर ज़्यादा होने लग गया। कहने का तात्पर्य यही है, जो हम आज देखते जा रहे हैं रंग भेद वगैरह, कुछ लोगों की जो मानसिकता है, ये बहुत ही कम, जो ज़्यादातर जो हाई सोसाइटी कल्चर हम देखते हैं, ज़्यादातर जो शहरों में भी ये मानसिकता ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी गाँव की अगर हम बात करें ना, तो भाई गाँव के लोग तो वैसे भी, मैंने आपको पहले ही बताया, बाहरी दिखावे पर तो वो ध्यान ही उनका जाने को समय ही कहाँ होता है उनका। खेती करना, दिन भर खेत में रहना, और कहाँ से वो बाकी सब ध्यान देंगे। तो ये जो उल्टा पाश्चात्य सभ्यता से, संस्कृति से जो बिल्कुल
ग्रसित हो गए हैं ना, उन वहाँ ज़्यादा हमें ये मानसिकता देखने को मिलती है। बाकी इस फिल्म के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो भले ही इस फिल्म के विषय के बारे में आपकी राय, आपकी सोच कुछ भी हो, पर ये एक वेल मेड फिल्म है जो हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस फिल्म के कुछ सीन्स भी बहुत बढ़िया है जो हमें फिल्म देखने के बाद भी याद रह जाते हैं। जैसे कि जिस सीन में दीप्ति अपने प्रेम के बारे में कन्हैया को बताती है, वो सीन सच में बहुत ही, अब क्या कहूँ, डायरेक्टर ने कन्हैया के इमोशंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखा है। जैसे कि उसका संकोच, उसका डर, उसका गुस्सा, पर फिर भी साथ में ही एक असंभव ऐसा स्वप्न पूर्ण होने का जो आनंद है, वो स्पष्ट रूप में हम एक्टर सुहास, उनके चेहरे पर हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे इमोशनल मूवमेंट्स और डायलॉग्स है इस फिल्म के, उनके कारण ही एक रूटीन लव स्टोरी भी हमें अलग और नया एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा जो एक्टर सुनील है, जिनको हमने इसके पहले कई सारे कॉमिक रोल्स में देखा हुआ है, उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में मुझे पसंद आया। रामाराजू का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। कुल मिलाकर ये फिल्म हमारी इमोशंस को छूती है, इसमें कोई संदेह नहीं, भले ही इस फिल्म के विषय को लेकर आपकी राय और सोच कुछ भी हो। मैं कलर फोटो को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई भी सेक्स, न्यूडिटी या वायलेंस नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।